अक्सर हम बिजनेस करने का सोचते हैं और हम शुरू भी करते हैं, लेकिन कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है और हम गिव अप कर जाते हैं। आज हमारे पास एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की स्टोरी है जिसने बिजनेस शुरू करने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे, ना उसके पास ऑफिस का रेंट देने के भी पैसे थे, और आज उसका इंटीरियर डिजाइनिंग में एक बहुत बड़ा एम्पायर है। तो आज हम इस स्टोरी में बात करेंगे बेहजाद खरस की, जो बीएनके ग्रुप के चेयरमैन है। तो आज इसी पे हम इन डेप्थ में बात करेंगे इनकी पूरी लाइफ की और बिजनेस की जर्नी की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो आज के डेट में इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में बीएनके ग्रुप का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसके पीछे जो माइंड है बेहजाद खरस, इनकी स्टोरी इतनी इजी नहीं है। इन्होंने बहुत ही छोटे से एक शुरुआत करी और अपना एक बिजनेस का एम्पायर डेवलप किया। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो इससे आपको भी एक वे मिलेगा कि आप भी अपनी जर्नी एक बहुत ही छोटे से कैसे शुरू कर सकते हैं। तो बेहजाद जब छोटे थे तो इनके फादर जो बहरीन के जो किंग थे, उनके ये चीफ प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट थे। तो इनका जो बचपन था वो काफी लग्जूरियस भरा था, बट अचानक इनकी लाइफ चेंज होती है। तो जब बेहजाद क्लास 6 में थे तो एक वॉर हो गया, गल्फ वॉर हुआ था। तो उस समय इनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इंडिया वापस आना पड़ा, और ये महाराष्ट्र के नासिक में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आके रहने लगे। वहीं इनके पेरेंट्स जो थे वो बहरीन में ही थे। तो बेहजाद जब नासिक में इन्होंने 12th पास किया तो उन्होंने सोचा कि मैं आर्किटेक्ट ही बनूंगा। तो इसके बाद ये एग्जाम देते हैं आर्किटेक्चर का, और उस एग्जाम में ये बहुत बुरी तरह फेल हो जाते हैं। तो एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो इनको लोग बोलते हैं कि तुम आर्किटेक्ट नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे मार्क्स इतने हैं ही नहीं। तो बेहजाद ने वहां पे होप नहीं खोई और इन्होंने रीअप्लाई किया एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट ईयर जब रैंक आई इनकी, तो इनकी रैंक थी 56 पूरे महाराष्ट्र में, और इनको मुंबई में गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गया। तो इसके बाद बेहजाद ने अपनी मास्टर्स की तैयारी शुरू कर दी, और इनको अपना रूट साफ दिख रहा था कि ये एक फ्यूचर में एक आर्किटेक्ट बनने वाले हैं। लेकिन ऐसा होता है कि किस्मत को कुछ और ही हमेशा मंजूर होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। सडन इनके डैड को पैरालिसिस का अटैक आता है, और अचानक इनके जो पूरे घर की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, और इनको लगता है कि अब मुझे जॉब के लिए जाना चाहिए, मुझे मास्टर्स की प्रिपरेशन छोड़नी चाहिए। और उसी समय एतिहाद एयरवेज स्टार्ट हो रहा था इंडिया में। तो ये सोचते हैं कि मैं आर्किटेक्ट का सपना छोड़ूं और मैं जाके एतिहाद एयरवेज ज्वाइन करूं, क्योंकि उस समय बहुत ही वैकेंसीज आई हुई थी। तो फादर के पैरालिसिस के अटैक के बाद बेहजाद अपने फादर को लेकर नासिक आ जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जहां इनका घर भी था। और इनकी मदर मुंबई में रुक जाती हैं क्योंकि वो अकेली एक जॉब ही कर रही थी, ताकि जिससे इनका घर चल रहा था। तो बेहजाद सोचते हैं कि अब मुझे जॉब करना चाहिए और मुझे भी घर को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसी सोच में बेहजाद अलग अलग लोगों से मिलते रहते हैं और ये देखते हैं एयरलाइन इंडस्ट्रीज में क्या हम फ्यूचर कर सकते हैं। तो इसी समय इनको एक पर्सन मिलते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमें कुछ भी बड़ा करना है अपने फील्ड में तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। तो इसी समय बेहजाद सोचते हैं कि क्यों ना मैं फिर से आर्किटेक्ट का ही मैं कैरियर आगे लेके चलता हूं, और प्रॉब्लम्स फेस करते हुए मुझे आगे जाना चाहिए इस फील्ड में। तो 25 साल की एज में बेहजाद अपना कैरियर शुरू करते हैं, और वो अपना एक ऑफिस सेटअप करते हैं। और उस ऑफिस में क्या होता है, उनके पास सिर्फ एक टेबल रहता है। उनके फ्रेंड जो रहते हैं वो उन्हें अपने ऑफिस में एक छोटा सा टेबल देते हैं जहां पे वो बैठ के अपना काम कर सकते हैं, और इसके बदले में वो अपने फ्रेंड का पूरा ऑफिस का इंटीरियर्स डेकोरेट करने का काम करते हैं। तो इसके बाद इनके फ्रेंड जो रहते हैं वो इन्हें अपने रेफरेंस के थ्रू कुछ लोगों से मिलाते हैं, और बेहजाद धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स इन्हें मिलने लगते हैं पुणे और मुंबई में। तो ऐसे ही अलग अलग बिजनेस की खोज में बेहजाद की मीटिंग होती है एक मारवाड़ी पर्सन से। उनका काफी बड़ा बिजनेस रहता है, और उसके बाद उनके कई रिजॉर्ट्स और कॉमर्शियल स्पेसेस होते हैं, और साथ ही उनकी एक पूरी अपनी टीम रहती है आर्किटेक्ट्स की। लेकिन वो अपने एक रिजॉर्ट का काम बेहजाद को देते हैं, जो कि उनका वन ऑफ द फेवरेट रिजॉर्ट था, और बेहजाद से कहते हैं कि उसका इंटीरियर पूरा वो रीडिजाइन करें। तो बेहजाद के लाइफ में ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। तो उस मारवाड़ी पर्सन के साथ काम करते हुए बेहजाद को बोला जाता है कि आप मुंबई शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि नासिक से काम करना ईजी नहीं था। तो बेहजाद को ऐसा लगता है कि मतलब हम अपनी फैमिली की ऐसी मेरी कंडीशन है, मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूं। तो उसी समय उनके वाइफ उन्हें मोटिवेट करती हैं कि आप अपने ड्रीम को फॉलो करने की कोशिश करो। तो 2007 में बेहजाद मुंबई शिफ्ट होते हैं, और वो मारवाड़ी जो पर्सन रहता है वो अपना अपना एक उन्हें ऑफिस सेटअप बनाने का जगह देता है, और बेहजाद वहां से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। और इसके बिहाफ में वो उस मारवाड़ी पर्सन के लिए कुछ फ्री प्रोजेक्ट्स भी करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास ऑफिस का देने का तो रेंट था नहीं।
तो मुंबई शिफ्ट होने के बाद बेहज़ाद हमेशा मुंबई, नासिक और पुणे के बीच में ट्रैवल करते रहते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि उनको वीक में 2 से 3 बार ट्रैवल करना होता था। तो ये काफ़ी टफ सिचुएशन था उनके लिए, मतलब रेगुलर इतनी ट्रैवलिंग और लोकल्स और नॉर्मल 36-36 घंटे की वो ट्रैवलिंग ही करते, उनका टाइम भी इतने लगा था। तो ऐसा इनका स्ट्रगल काफ़ी टाइम चलता है। और इसके बाद बेहज़ाद क्या करते हैं, अपने 6 एम्प्लॉयज़ के साथ एक चौल में शिफ्ट होते हैं मुंबई में ही। और उसके कुछ दिन बाद वो अपने 10 एम्प्लॉयज़ के साथ वो एक मॉल में एक ऑफिस लेते हैं छोटा सा, और वहाँ पे बेहज़ाद अपना वर्क स्टार्ट करते हैं और वो प्रोजेक्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे बेहज़ाद अपना बिजनेस डेवलप करते जाते हैं। वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और ऑफिस स्पेसेस वगैरह वो डेवलप शुरू कर देते हैं करना, और इसके साथ ही वो अपना प्राइसिंग काफ़ी कम रखते हैं ताकि वो क्लाइंट को खो ना दें। सो इस तरह से वो पूरा डिज़ाइन बनाते थे, एक लेआउट बनाते थे अपने क्लाइंट के लिए। और 2013 में बेहज़ाद अपने 40 एम्प्लॉयज़ के साथ मुंबई में एक पूरा ऑफिस सेटअप करते हैं, और इस तरह से अब उनकी जर्नी थोड़ी ठीक होने लगती है। बट एक टाइम ऐसा आता है बेहज़ाद के पास कि उनके पास 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट एक ही टाइम में रहते हैं, और वहाँ पे बेहज़ाद को लगता है कि 30 प्रोजेक्ट करने में जो उनकी एफिशिएंसी है, मतलब जितना वो परफेक्टली वर्क कर सकते थे एक प्रोजेक्ट में, वो 30 प्रोजेक्ट में उनको प्रोजेक्ट फुलफिल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखने लगा। तो इस वजह से बेहज़ाद सोचते हैं कि मुझे अपना बिजनेस मॉडल को चेंज करना चाहिए। मतलब अभी ये डिज़ाइनिंग कर रहे थे, लेआउट बना रहे थे, तो वो सोचते हैं कि हम जितना पैसा यहाँ पे कॉस्ट करते हैं, हमें कुछ अपना मॉडल चेंज करना चाहिए। एक फ्लॉ उन्हें दिखता है अपने मॉडल के अंदर। तो बेहज़ाद यहाँ पे देखते हैं कि अगर जो पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है, तो ये एज अ डिज़ाइन कंसल्टेंसी अभी तक काम कर रहे थे, तो इसका इन्हें सिर्फ 5 से 6% मिलता था पूरे प्रोजेक्ट के कॉस्ट का। और साथ ही इनके पास इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट आते थे, इसलिए फिर भी इनको पैसे कम होते थे। तो बेहज़ाद ने यहाँ सोचा कि क्यों ना हम कंप्लीट प्रोजेक्ट लेने लगे, मतलब फ्रॉम द इनिशियल टू द एंड, एक पूरा हम टर्नकी प्रोजेक्ट ले। तो जो बेसिक बेहज़ाद ने प्रॉब्लम एनालाइज किया था, उन्होंने देखा था कि हम डिज़ाइन बना के तो आ जाते हैं, बट वो प्रोडक्ट की डिलीवरी डिज़ाइन के बाद अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता था जब एज ए वो कंसल्टेंसी काम करते थे। तो अगर वो कंप्लीट प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे तो सब कुछ वो स्टार्टिंग से एंड तक वो क्लाइंट को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। तो यही सोल पर्पस था। तो अब यहाँ पे देखेंगे कोई भी कंपनी तभी एक्सपेंड करती है जो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा वर्क करती है, और यही बेहज़ाद ने अपना पूरा जो गेम अपना चेंज करने की कोशिश करी। तो इंडिया में होम इंटीरियर्स और रेनोवेशन का मार्केट अभी करीब 20 से 30 बिलियन डॉलर के बीच में है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा ही है। और बेहज़ाद देखते हैं कि उस समय जब इन्होंने सोचा कि हम कंप्लीट प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करेंगे अब, तब उस समय मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था। तो स्टार्टिंग में इन्हें ट्रस्ट क्लाइंट का जीतने में बहुत प्रॉब्लम आई, बट जैसे कहते हैं ना, एक प्रोजेक्ट मिलने के बाद आपको दूसरा तीसरा मिलता जाता है। तो इस तरह से बेहज़ाद का ये मॉडल सक्सेसफुल होने लगा और इन्हें कंप्लीट प्रोजेक्ट मिलने लगे, मतलब इंटीरियर्स के स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये रॉ मटेरियल भी खुद ही प्रोवाइड करने लगे, और रॉ उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी ये खुद ही करते थे, डिजाइनिंग भी ये खुद ही करते थे। तो यहाँ पे ये होता था कि क्लाइंट इनको कंप्लीट प्रोजेक्ट दे दिया तो पूरा अटेंशन इनका एक ही प्रोजेक्ट पे रहता था। तो जहां वो 30 प्रोजेक्ट करते थे, तो अब ये 3 से 4 ही प्रोजेक्ट करने लगे, और जो इनका प्रॉफिट था वो डबल ट्रिपल होने लगा, और यहाँ पे क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा दे पा रहे थे। तो इस तरह से बीएनके ग्रुप और ज्यादा डेवलप होने लगी और ये काफी लग्जरी प्रोजेक्ट बनाने लगे, और जो इनका कंप्लीट जो फोकस रहने लगा वो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन पे, मतलब ये हर चीजें काफी परफेक्टली बनाने लगे। तो जैसे पहले होता था कि अलग अलग पार्ट अलग अलग कंपनियां करती थी, तो उसमें क्या होता था, उसमें प्रॉब्लम आती थी क्लाइंट को, क्योंकि कोई भी एक बीच का अगर पर्सन ने अच्छा काम नहीं किया तो इनके ऊपर भी उसका नाम आता था कि इनका भी काम खराब ही था। तो जब ये 100% प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे थे, तो ये 24/7 इनकी पूरी उस पर नजर है, तो अब ये क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन देने लगे। और इसके साथ ही इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स डेवलप किए, जैसे कि इन्होंने अफ्रीका में 600 स्क्वायर फीट का विला भी डेवलप किया, ये चाइना में एक्सपेंड किए, ये दुबई में एक्सपेंड किए, और इंडिया में तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किए। जैसे कि इन्होंने ताज वेदांता के लिए दिल्ली में प्रोजेक्ट किया, और जैसे कि अविग्ना में इन्होंने मुंबई में वर्क किया, स्काई विला के लिए इन्होंने मुंबई में वर्क किया। तो इस तरह से द बीएनके ग्रुप पूरी तरह से एक्सपेंड करने लगा इंडिया में, और आज के डेट पे इनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा का है। तो आप अगर देखोगे कि इनकी स्टार्टिंग बहुत ही छोटे से हुई थी, और एक बिजनेस मॉडल और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन की मदद से इन्होंने ये बिजनेस काफी ऊपर तक लेके गए हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना बहुत कठिन है, तो वो तो है, बट अगर आप उसको सोच लेते हो मुझे करना है, तो आप एस्टैब्लिश कर सकते हो एक बिजनेस।
तो अगर हम कोविड के टाइम की बात करें तो उस समय भी बीएनके ग्रुप का जो मॉडल था ये इतना अच्छे से चल रहा था और इनको कोरोना के पहले के फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा प्रोजेक्ट इस ईयर मिले। तो अगर इन फ्यूचर अगर देखें तो बीएनके ग्रुप का ऐसा है कि ये पूरी एक इन हाउस ये मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और साथ ही ये क्लाइंट को और बेटर एक्सपीरियंस देने की इनकी कोशिश है। तो इस हिसाब से ये फंडिंग भी आगे आने वाले टाइम में उठाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ये पूरी बिजनेस मॉडल बीएनके ग्रुप का खत्म होता है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए। और साथ ही अगर आपने कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है और आप मॉडल अपना शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।